ऑलराइट अशोक तनेजा जी, आप मुझे बताइए कि ये जो बदलाव हुआ है ट्विटर पे और आपने डेटा का मसला उठाया, मैं आपके इस तथ्य से सहमत हूँ कि 22 करोड़ प्रभावशाली लोगों का, वो लोग जो समाज को प्रभावित करते हैं, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं और लोगों के मनोमस्तिष्क पर कब्जा कर लेते हैं, यानी परसेप्शन पूरी तरह से बदल देते हैं। वो जो आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं, आप वही सोचते हैं। राजनीतिक तौर पर कई बार ये बहुत घातक होता है, जिसे हम परसेप्शन बिल्डिंग कहते हैं। तो पॉलिटिकली तो मैंने देखा है कि चुनाव में ट्विटर का इस्तेमाल परसेप्शन के लिए किस प्रकार से होता है। जी, इस पे बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस पे मैं आपको जो मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि ट्विटर के टॉप 20 में सिर्फ एक हिंदुस्तानी हैं जिनके सबसे ज़्यादा आई थिंक फॉलोअर्स की लिस्ट में, और वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जी, अब आप सोचिए कि अगर जो हम इन्फ्लुएंस और परसेप्शन की बात कर रहे हैं, अगर वो टॉप 20 की लिस्ट में हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले या लाखों करोड़ों लोग जो उनकी शायद विजन से या उनकी पॉलिसीज से सहमत या ना सहमत दोनों हो सकते हैं। तो आप ये समझिए कि माध्यम के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, अगर ट्विटर कल को ये कहता है कि जी मैं कोई प्राइवेट डेटा सप्लाई नहीं करूंगा, मैं लेकिन आपको ये डेटा सप्लाई कर देता हूं कि हिंदुस्तान में इस पर्टिकुलर ट्वीट पे सबसे ज़्यादा गतिविधि हिमाचल में हुई थी या उत्तरांचल में हुई थी या साउथ इंडिया में हुई थी, तो ये जो डेटा है या इस तरीके का और जो डेटा है वो गोल्ड माइन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। मेरे जो साथी दोस्त पैनल पे हैं वो इस चीज से वाकिफ करेंगे कि अगर उन्हें ये पता चल जाए कि एक ट्वीट अगर केजरीवाल जी ने किया और उसका इम्पैक्ट आम आदमी के सपोर्टर्स या उनके नॉन सपोर्टर्स में किस तरीके का रिएक्शन किस एरिया में आया, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात जो हम कर रहे हैं कि एलॉन मस्क का जितना भी मैंने उन्हें फॉलो किया है या मैं उनके बारे में पढ़ पाया हूं या जान पाया हूं, स्पष्ट तो नहीं कहूंगा, वो थोड़े ऊंचा बोलने वाले लोगों में से हैं। जब ऊंचा बोलने से मेरा मतलब ये है कि उन्होंने कहा मैं एक रॉकेट बनाऊंगा जो कि रीयूजेबल होगा। दुनिया हंसी उन पे कि भाई ये तो आज तक नहीं हुआ, नासा ने भी कभी नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। उन्होंने ऊंचा बोल दिया, उन्होंने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है। उन्होंने अपने भाई का पैसा लगवा दिया, अपना पैसा लगा दिया, सारा पैसा लगा के उन्होंने ये, जैसा कि फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स 2 अटेम्प्ट्स में वो फेल हुए, फिर वो सक्सेसफुल हुए, आज वो नासा के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। इसी तरह ये जो हॉस्टाइल टेक ओवर की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें जड़ मुद्दे में ये चीज़ समझ ली है कि अगर मुझे जेफ बीजोस या मार्क जकरबर्ग से कहीं ना कहीं फ्यूचर में compete करना है तो मुझे उनके लेवल प्ले फील्ड पे आना पड़ेगा। अमेरिका में जो करना हो भाई साहब करो, पर हमारा तो समस्या हमारे देश में न खड़ी हो जाए। मेरा कंसर्न यहाँ वालों के लिए अधिक है क्योंकि हम सब लोग ट्विटर पे हैं ना, समस्या इस बात की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं इसमें जो करना है, इसमें हमें अपने कानून प्रावधान और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना है। जी देखिए, कोई दुनिया में कुछ भी बनाए, परमाणु बम बनाने वालों ने बना दिया अब, लेकिन अगर एक गवर्नमेंट नॉर्म्स बन गए या इंटरनेशनल नॉर्म्स बन गए कि आप इससे ज़्यादा परमाणु नहीं बनाओगे वरना आप पे सैंक्शन लग जाएंगे, आप परमाणु बम का परीक्षण ऐसे नहीं कर सकते हो, उसकी तो वो जो गाइडलाइंस हैं, अगर आपने फ्री स्पीच के नाम पे आप हेट स्पीच को फ्री स्पीच कन्वर्ट कर दो तो वो तो हिंदुस्तान जैसे अरे देश तनेजा में जी, इस आदमी को कौन रोकेगा जो 84 सैटेलाइट एक साथ उड़ाई दे रहा है? ये कहाँ रुक पाएगा? कोई इंडिया में कोई रोक पाएगा इस आदमी को? देखो जी, ऐसा है, नहीं मैं ब्रजेश जी मैं यही कह रहा हूं कि देखो, जितनी जरूरत हिंदुस्तान को ट्विटर की है, ट्विटर को भी है हिंदुस्तान की। करेक्ट। क्योंकि मैंने जो बताया आपको कि हम तीसरे नंबर पे हैं यूजर बेस में, तो अगर वो कल को मोनेटाइजेशन के लिए जाएगा तो इंडिया वुड बी द 3rd बिगेस्ट मार्केट एंड गोइंग फॉरवर्ड
दुनिया का सबसे बड़ा अरे मार्केट ट्विटर बनेगा हम ये। सब लोगों को बेच आया है तो एलन मस्क को। हिंदुस्तान से हम लोगों के हैंडल भी बेच आया है। बिल्कुल बिल्कुल